अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर अनिश्चितता। अमेरिकी बाजार 0.25% गिरे। यूरोप में भी कमजोरी। एशियाई बाजार सुस्त, लेकिन एसडीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर। सत्ता संभालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर होने के फैसले पर किया दस्तखत। 12 देशों के बीच था व्यापार करार। HUL के मिले जुले नतीजे। मुनाफा और आय में बढ़त, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स पर दबाव। नोटबंदी से एशियन पेंट्स का रंग भी उड़ा। मुनाफे में सिर्फ 1.5% की बढ़त। HDFC बैंक के आज अच्छे नतीजों की उम्मीद। मुनाफे में 12% बढ़त का अनुमान। HCL टेक की डॉलर आय 1.5% बढ़ सकती है, लेकिन भारती एयरटेल का मुनाफा 3% गिरने के आसार। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से घटाकर 5% करने की तैयारी। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को राहत देने के लिए बजट में गोल्ड पॉलिसी का ऐलान संभव। और सीबीआई ने किंगफिशर के पूर्व CFO और IDBI बैंक के 2 पूर्व चेयरमैन को किया गिरफ्तार। किंगफिशर को मिले 950 करोड़ रुपए के कर्ज को अनसिक्योर्ड करार दिया। और 1 फरवरी को बजट पेश करने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्र को दी मंजूरी। चुनाव वाले राज्यों के लिए बजट में स्कीम का ऐलान करने पर पाबंदी। भारतीय बाजारों के लिए रहा कल का सेशन बेहतरीन और आज भी संकेत अच्छे हैं। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, FIs की बिकवाली का दबाव कम, घरेलू फंड्स की खरीदारी नजर एक्सपायरी के पहले फिर से 8,450 8,500 की रेंज पर। कितनी तेजी बढ़ेगी और क्या करें आप, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, बस माइक अप हो रहे हैं। और सेठी फिनमार्ट के MD और CEO विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं। यूएस में जो बजट जो ट्रंप के जीतने के बाद एक तेजी बन रही थी, वो थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए SGX निफ्टी मजबूत है और डॉलर इंडेक्स में जो नरमी देखने को मिल रही है उसी का फायदा मिल रहा है। ये बताइए, एक्सपायरी से पहले आज के बाजार को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? 26 जनवरी रिपब्लिक डे की तो छुट्टी है, तो एक्सपायरी तो कल ही है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? बिल्कुल अहम होगा। और हेमंत, बायस पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। और कल हम यही बात कर रहे थे कि अब बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा और कॉन्ट्रा ट्रेड करके ही पैसा बनाया जा सकता है। कल बाजार ने 3 मौके दिए कॉन्ट्रा ट्रेड करने के। आज भी वैसे मौके मिल सकते हैं, लेकिन कल के मुकाबले में आज फर्क सिर्फ इतना होगा कि बायस पॉजिटिव साइड पर ज्यादा रहेगा। ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ग्लोबल संकेत में आज पॉजिटिव पढ़ रहा हूं। डॉलर इंडेक्स कल 100 के नीचे गया है, आज 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर है, 100 के नीचे ट्रेड करना, वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बड़ी पॉजिटिव बात होगी, पहली बात। दूसरा, FIs के आंकड़े न्यूट्रल साइड पर दिख रहे हैं, DIs पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा टेक्निकली बाजार फिर से कल जिस तरह से मजबूत होकर आए, अच्छा संकेत है। और कल सबसे बढ़िया बात जो हुई, जो बाजार के लिए बेहद जरूरी है सेटलमेंट के पहले, एक्सपायरी के पहले, वो ये कि सेंटिमेंट फिर से सुधरता हुआ दिखा है। तो ये सारे संकेत हैं आज के सेशन के लिए। लेकिन आज है निर्णायक लेवल 8,400 का। क्यों है, हम वायदा कारोबार के डेटा जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, लेकिन 8,400 को आज आप निर्णायक लेवल के तौर पर मान कर चलें। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस बहुत साफ नजर आ रहा है, वो होगा शुक्रवार का लो 8,325 का। जब तक इसके नीचे न जाए तब तक घबराने की जरूरत नहीं। माफ लीजिए, कल का लो 8,325 का। ऊपरी स्तरों पर फिर से आप 8,500 के आसपास पहुंचेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, लेकिन उससे पहले डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, घरेलू फंड्स की खरीदारी का फायदा मिलेगा और FIs की बिकवाली का दबाव कम होने का भी फायदा मिलेगा। तो बाजार में आपको मौके दोनों तरफ मिलेंगे ट्रेड करने के। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन बायस पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए। 2 तरीके हैं निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। पहला तो सिंपल है, 8,350 का इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाएं। पोजिशनल स्टॉप लॉस 8,325 का लगाएं। खरीदें निफ्टी को 8,460 से लेकर 8,475, ये 2 लक्ष्य ऊपर की तरफ के।
8,475 के आसपास एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है निफ्टी पर शॉर्ट साइड पर, और वो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होगा जो कि 8,500 का होना चाहिए, और नीचे की तरफ 8,425 के लेवल के लिए एक बार की मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी 18,700 बहुत क्लियर कट डिफाइंड स्टॉप लॉस है, यहां पर स्टॉप लॉस लगाएं 19,050, 19,150 ऊपर का लक्ष्य। दूसरा तरीका यह कि पहले आप मजबूत हो जाएं, 19,150 के आसपास पहुंच जाए तो 100 पॉइंट की रिस्क लें, स्टॉप लॉस लगाएं, और वहां पर एक शॉर्ट कॉल भी लिया जा सकता है 19,000 के टारगेट के लिए। तो एक्सपायरी के ठीक पहले एक बार उतार चढ़ाव वाला मामला बनेगा तो मौका आपको दोनों ही तरफ मिलेगा बाजार में ट्रेड करने के लिए, ये ध्यान रखें। पुट कॉल रेशियो और ये सब वायदा कारोबार के डेटा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मजबूत सेक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं वो बता दूं। मेटल्स और ऑटो तेजी को लीड कर सकते हैं, हाई बीटा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहेगा, और इसके अलावा आप अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां पर दबाव दिख सकता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर्स है जो आज फोकस में रहने चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो इन सेक्टर्स के ऊपर नजर बनाकर रखिए, और आप देखिए कुछ भी कहिए, वॉल्टिलिटी हो रही है लेकिन बुल्स का पलड़ा भारी है, ये साफ नजर आ रहा है। 2 दिन से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक गिर रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग वहां देखने को मिली है। उसके बावजूद बाजार देखिए क्या जबरदस्त रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा कल सेकेंड हाफ में, ये सराहनीय बात है। पूछते हैं वागले साहब से, वो कैसे मार्केट को आज अप्रोच कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, तेजी का ही ध्यान है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अगर कल जो दिन था जहां पर थोड़ी सी करेक्शन होनी थी, वो भी अगर 83 के नीचे नहीं मार्केट को ले जा सका तो तेजी का ही ध्यान होगा। कल भी वैसे हमारा ध्यान तेजी का ही था। एक दिन की मंदी की हमने बात की थी, वो आधे दिन के पहले, आधे दिन भी नहीं हुआ, आई थिंक मॉर्निंग से ओपन होके चला था। तो ये क्लियर संकेत है, 200 डे का रिस्पेक्ट है, और मुझे लगता है वन वे जाएगा। ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो इवेंट बेस्ड है, तो मैं आई विल रिजर्व माई कमेंट्स, लेकिन मुझे उसमें कोई डाउट नहीं कि 8500 हम पहले पहुंचेंगे, ना कि 8300। और आज के लिए मैंने टारगेट्स दिए हैं 8480 के, और मेरा स्टॉप लॉस है 8340 का। बैंक निफ्टी का मेरा 18,700, 19,100 ये रेंज है, अनिल जी से बिल्कुल मैच होता है। ओके, तो 8,500 पहले आएगा स्क्रीन पर, घबराने की जरूरत नहीं है। 8,300 के लिए अभी इंतजार करना होगा। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो वागले साहब को पसंद है, कौन से वो सेक्टर्स हैं जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट विकास सेठी जी को पसंद है, इस सब पर बात होगी। लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज की डेटा की और घरेलू संस्थागत निवेशकों के डेटा की। ये कैसा लगा आपको? हेमंत, डेटा अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 290 करोड़ की एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा है कैश मार्केट में, लेकिन सामने 353 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स फिर से खरीदे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो देखनी और समझनी जरूरी है, पहला पॉजिटिव ये है कि एक्सपायरी के ठीक पहले एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब क्या कि एक्सपायरी के पहले आपके लिए नीचे की रिस्क कम है। दूसरी बात, ज्यादातर ट्रेडर्स तो लॉन्ग है, ठीक बात है, तो शॉर्ट किसकी है फिर वायदा कारोबार में? शॉर्ट एफआईआईज की। और अगर एफआईआईज का रुझान इंडेक्स फ्यूचर्स में 2 दिन से खरीदारी का है, और एक्सपायरी के पहले अगर उनका मूड हो गया कि शॉर्ट कवरिंग इसी सीरीज में कर ली जाए बजट के पहले, तो आज और अगला एक सेशन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज वाला हो सकता है। और तब जो वागले साहब कह रहे हैं कि 8,500 पहले आएगा, उसकी संभावना ज्यादा नजर आती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि कल बिकवाली का आंकड़ा आया, परसों अच्छी खरीदारी का आंकड़ा था 600 करोड़ से ज्यादा का, लेकिन बिकवाली मैच 26 करोड़ की कोई बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं है। और इंडेक्स ऑप्शंस में भी 625 करोड़ के आसपास की एफआईआईज ने बिकवाली की, तो अपनी पोजीशंस वहां पर कम किए। तो ओवरऑल आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एफआईआईज के आंकड़ों में दिक्कत नहीं है, पहली बात। अगर एफआईआईज के आंकड़ों में दिक्कत नहीं है, सामने 520 करोड़ की बड़ी खरीदारी घरेलू फंड्स की आती है, तो फिर जो मैंने सेक्टर्स में लास्ट लाइन दी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस रखिए। और वैसे भी आज रिजल्ट के लिहाज से इस सीजन का सबसे बड़ा दिन है, रिजल्ट के लिहाज से, खासतौर से मिड कैप्स के लिए, दिग्गजों के लिए। तो आज पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना चाहिए, यह आंकड़ों में भी साफ दिख रहा है और खबरों में भी। बिल्कुल, चलिए तो कौन से वो शेयर हैं जो आपको बेहतरीन मुनाफा कमा कर देंगे? अच्छा, आज तो जैकपॉट स्टॉक भी आने वाला है 9:05 पर, तो आपको बताएंगे कौन सा शेयर है वो जैकपॉट स्टॉक जहां आपकी कमाई होगी आज। लेकिन पहले जानते हैं विकास सेठी जी से, उनको कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं आज के दिन, बजट से भी पहले और एक्सपायरी से भी पहले। गुड मॉर्निंग, बताइए विकास जी, कौन से वो कुछ सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजर है? उसके बाद आगे चलकर आपसे ये भी पूछूंगा, उसके भीतर के शेयर बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जहां तक बाजार का सवाल है, मैं बाजार पे पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि बजट में बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स आने चाहिए विच कुड लीड टू अ रैली इन द मार्केट। तो उसके एंटिसिपेशन में बाजार में यहां से बजट तक भी तेजी ही रहनी चाहिए।
और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, मेरी आज जो नजर रहेगी, पहला सेक्टर रहेगा मेटल्स का, जहां पे कल भी अच्छा मोमेंटम था और मुझे लगता है आज भी बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, और फिर जो बजट को प्ले करने के लिए जो दो सेक्टर्स खासतौर पे ध्यान में रखने चाहिए निवेशक को, वो रहेंगे रेलवेज और डिफेंस, जहां पे मुझे लगता है बेहद ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स बजट में आ सकते हैं। तो ये जो अगर एक्सपायरी के कारण भी कुछ बाजार में वोलाटिलिटी रहती है, अगर बाजार कुछ वीकनेस भी होती है कभी बाउट्स ऑफ सेलिंग, तो उस दौरान ये रेलवेज और डिफेंस के स्टॉक्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो कौन से वो रेलवे शेयर हैं, कौन से वो डिफेंस के शेयर हैं जो पसंद है विकास को, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बताइए एक्सपायरी कहाँ होगी, क्या समझ में आ रहा है डेटा देखकर? ये एक चीज साफ है कि 8,300 के नीचे की एक्सपायरी नहीं होनी है। डेटा अभी भी ये बोल रहा है कि 8,400 के आसपास एक्सपायरी होने की संभावनाएं ज्यादा है। अब अगर आज आप 8,435 के ऊपर बंद होते हैं 8,435 क्लोजिंग के लिहाज से, जो कि अब तक की तेजी का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है, तो आपके लिए फिर 8,500 के आसपास एक्सपायरी होने की संभावनाएं ज्यादा है। फिलहाल जो डेटा है उसके मुकाबले उससे ऐसा भी नहीं लग रहा कि 8,500 के ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक्सपायरी में पॉजिटिव साइड पर ऊपर एक्सपायरी होने की संभावनाएं ज्यादा है, 8,400 के नीचे होगी इसकी संभावना कम है। अगर आपको मिलना है सरप्राइज तो ऊपर की तरफ मिलेगा, ये अभी तक डेटा दिखा रहे हैं। अब दो चीजें हैं वायदा कारोबार में आपको समझनी। पहला तो ये कि 8,400 का लेवल आज निर्णायक क्यों है, इसलिए नहीं कि हम उसके बेहद नजदीक क्लोज हुए हैं, वैसा नहीं है। डेटा है, डेटा क्या कह रहा है, 8,400 के पुट पर कल 4 लाख शेयर जुड़े हैं और कॉल्स में 6 लाख शेयर कम हुए हैं। तो कहीं न कहीं 8,400 के नीचे बंद होने के बावजूद मंदी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े से बैकफुट पर आए और उन्हें लग रहा है कि 8,400 पार हो सकता है। अब फर्ज करें शुरुआती सुबह सुबह आप 8,400 के ऊपर खुल जाए और शुरुआती 1 घंटे में 8,400 के ऊपर ट्रेड करें, तो फिर क्या होगा? कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,400 पर है 49 लाख शेयरों का, और एक्सपायरी के ठीक पहले फिर शॉर्ट सेलर्स में थोड़ी भगदड़ मचेगी। उन्हें डर लगेगा कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक दिन का मुश्किल से करेक्शन मिला, सवा दिन का, और उसके बाद बाजार इतनी तेजी से भागने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमें शॉर्ट नहीं रहना है। और वो शॉर्ट कवरिंग आसानी से फिर से 8,450, 8,460 की तरफ निफ्टी को आज ही ले जा सकती है। तो शुरुआती 1 घंटा आपको 8,400 के ऊपर बिताना बेहद जरूरी है और उसकी संभावना दिख रही है, और यही वजह मैंने 8,400 को निर्णायक लेवल के तौर पर चुना है। अब पूरे वायदा कारोबार में कल के सेशन में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में थोड़ी पोजीशन कम हुई है और निफ्टी में पोजीशन बढ़ी है। तो इसका मतलब साफ है निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। तो अगर बाजार को थोड़ा और ऊपर जाना तो आज बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन आपके लिए जरूरी है, वो होगा तो बाजार ज्यादा तेजी से भाग सकता है। एक ही संकेत ऐसा है पूरे मार्केट में, न सिर्फ वायदा कारोबार में, पूरे मार्केट में, जो आपको ये कहता है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर सावधान रहना चाहिए, और वह है पुट कॉल रेशियो। एक्सपायरी के ठीक पहले कल पुट कॉल रेशियो 5 बेसिस पॉइंट फिर से बढ़कर आया है, सीधा 1.24 पर। अलार्मिंग लेवल नहीं है, ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि 2 दिनों में हेमंत जितनी पोजीशन कम हुई उसके मुकाबले में अलार्मिंग नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर ये पुट कॉल रेशियो आज की तेजी के साथ 4-5 बेसिस पॉइंट और बढ़ेगा, 1.28, 1.3 पर मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूं। और मैं डेटा देखता हूं, एक्सपायरी के पहले डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्ज करें एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, 1.28, 1.27 पुट कॉल रेशियो है या इससे ऊपर है, निफ्टी 8,475, 8,500 है, और विक्स आपका 14.5 तो नहीं आएगा, 15 के आसपास आ सकता है। तब आपको क्या करना है? तब आपको अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर लेनी है, कम कर लेनी है, एक इंतजार करना है 50 से 75 पॉइंट के करेक्शन का, फिर से वापस पोजीशन बनाए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक्सपायरी के ठीक 1-2 दिन पहले बाजार बड़े मुंह किसी भी तरफ दे सकता है, लेकिन डेटा जो सजेस्ट कर रहा है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो आप एक स्टॉप लॉस 8,500 के ऊपर का रखकर एक छोटी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं 50 से 75 पॉइंट की। तो ऊपरी स्तर पर थोड़े सावधान रहें, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, ये वायदा कारोबार के डेटा बोल रहे हैं, और वो सिर्फ पुट कॉल रेशियो के दम पर। अदरवाइज एक भी संकेत आज के लिए ऐसा नहीं है जिसके दम पर आपको डरना चाहिए, बाकी सारे संकेत पॉजिटिव। चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तेजी का ध्यान रखिए। और अनिल कह रहे हैं कि 8,435 के ऊपर निकलेगा तो 8,500 भी जा सकता है। निफ्टी तो आज कोशिश होगी अनिल बुल्स की, 8,435 पे तो खोलने की तैयारी हो रही है। आप देखिए एलजीएफ निफ्टी तो यही संकेत दे रहा है। पूछते हैं वागले साहब से फिर उनके 3 बाय साइड के आइडियाज आज कौन से हैं। वागले साहब बताइए आपके 3 बुल कॉल्स। हेमंत, मैं हिंडाल्को के साथ शुरुआत करूंगा। कल इसमें क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला और मुझे लगता है आज और कल में ये मूव एक्सटेंड होगी। 177 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 192।
दूसरा कॉल होगा BEML। ये मैंने 1020 के लेवल्स पे दिसंबर एंड में मंथली चार्ट्स पे स्पॉट किया था और मेरा इसमें 2017 का ये बेस्ट पिक होगा और मेरा लंबा टारगेट 1600 साढ़े 1600 का है, 12 से 15 महीने का। और इसमें आज ट्रेडिंग बाय भी आया है, ब्रेकआउट फ्रेश देखने को मिला है। ये 1201 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 1305, अगेन 2 से 3 दिन का व्यू है। और तीसरा बाय कॉल होगा ग्रासिम, जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। ये 870 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 909, इंट्राडे या मे भी 1 या 2 दिन का व्यू है। ओके, आपको बता दूं कि विकास सेठी जी भी BEML पर काफी बुलिश है, उनका भी पिक है, उनके मुंह से ही आपको सुनवाऊंगा। थोड़े से आपको और इंतजार करना होगा। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद विकास सेठी जी के बाकी के पिक्स क्या है BEML के अलावा। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, HUL और एशियन पेंट के नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए, उसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लंबी लिस्ट है हमारे पास, आज एक्शन भरपूर है। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको बता रहे हैं कि आज हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। और राय आपकी स्क्रीन पर नीरव वखारिया कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। 8440 का टारगेट है, 8370 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं विवेक गुप्ता, लेकिन 8370 के टूटने के बाद 8420 होगा स्टॉप लॉस, 8310 के लक्ष्य के लिए। और 8340 का स्टॉप लॉस हमारे अगले एक्सपर्ट का है और वो भी शॉर्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, आशुतोष सरना कह रहे हैं कि आज भी शॉर्ट पोजीशंस में ही बनेगा प्रॉफिट। 8430 के स्टॉप लॉस के साथ मंदी करिए। पुनीत किंद्रा की राय खरीदारी की 8315 का स्टॉप लॉस, 8450 और 8475 दो लक्ष्य ऊपर के। और मानस जायसवाल भी कह रहे हैं बिकवाली करिए, 8250 तक भी फिसल सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन 8375 के नीचे ही शॉर्ट पोजीशंस बनाइएगा। 8450 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट हैं बेरिश और रेंज एकदम साफ दिख रही है हेमंत। नीचे की तरफ जो 2 अहम लेवल है वो है पहला 8370-75, इसके नीचे जाने के बाद इंट्राडे में निफ्टी में कमजोरी की शुरुआत होगी और तब 8325 अगला नीचे का सपोर्ट होगा। ऊपर की तरफ 8425, 8450 ये रेंज है निफ्टी की। ऑलराइट, चलिए तो ये तो हुई 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन विकास सेठी जी हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले कह रहे थे कि रेलवे और डिफेंस शेयरों पर अब रखिए नजर। कुल 5 ट्रेडिंग सेशंस तो बचे ही हैं। देखिए बजट के लिए 1 तारीख को आने वाला है बजट। तो बताइए विकास, BEML से शुरुआत करिए। संदीप वागले साहब भी कह रहे थे उनको भी पसंद है, आपको भी अच्छा लग रहा है, मैं आपकी लिस्ट में भी देख रहा हूं। बिल्कुल हेमंत, जो मेरा आज का टॉप बेट है F&O सेगमेंट से वो BEML है। बिल्कुल एक बहुत अच्छी कंपनी है। बजट से रेलवे पे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। जिस तरह से सरकार का मेक इन इंडिया कैंपेन को अपना सक्सेसफुल बनाना है, तो मुझे लगता है एलोकेशन इस बार रेलवेज के लिए काफी बढ़ेंगे, तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी BEML होगा। और इसके अलावा भी जो एक स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है वो भी कल से शायद शुरू की है सरकार ने, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा जाना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन BEML। इसके अलावा डिफेंस से मैंने चूज किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये भी बजट के पहले डिफेंस को बिल्कुल एक रडार पे रखना चाहिए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यूज टू बी द बेस्ट बेट। और इसके अलावा जो और 3 स्टॉक मैंने चूज किए हैं, एक तो है DHFL। ये भी हाउसिंग फाइनेंस की बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है, नतीजे इस क्वार्टर के अच्छे थे और हाउसिंग पे भी बिल्कुल फोकस रहेगा बजट में, तो DHFL लुक्स गुड। फिर हिंदुस्तान जिंक, जिस तरह से मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं और इसमें भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीदें हैं, या तो एक अच्छा साइजेबल डिविडेंड आ सकता है या फिर एक बायबैक का ऑफर भी आ सकता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए प्लस मेटल एज ए सेक्टर बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हिंदुस्तान जिंक पे बिल्कुल नजर रहनी चाहिए। और 5वां स्टॉक रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर से OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है आज यहाँ पे भी बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए। ओके, तो ये तमाम शेयर हैं आज सेठी जी को पसंद। BEML और BEL, दीवान हाउसिंग, DHFL, हिंदुस्तान जिंक और ऑयल इंडिया। कुछ अच्छे बेहतरीन कैश मार्केट के स्टॉक्स भी हैं, वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। विकास सेठी जी को स्टॉक पसंद है? बिल्कुल, चलिए वो हम आपको बताएंगे। आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नतीजों के। HUL, हाँ चलिए HCL के पहले बात कर लेते हैं। मुनाफा अच्छे नतीजों की अपेक्षा थी और 2025 करोड़ के मुनाफे के पोल के सामने देखिए 2065 करोड़ रुपए का मुनाफा पेश किया है, तो मुनाफे का नंबर तो अच्छा दिख रहा है। उम्मीद से बेहतर है और उम्मीद से अच्छा बेहतर है। 2% की बीट दिख रही है मन, तो और ये अच्छी कही जाएगी। 2025 के सामने 2062 करोड़ बढ़िया नंबर का आ जाएगा। आय का आंकड़ा भी देख लिया जाए, मेरे ख्याल से वहां पर उम्मीद के मुताबिक आय का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। 11,815 का हमारा अंदाजा एग्जैक्ट
क्या पोल है वह, 11,814 करोड़ एग्जैक्टली। सिर्फ $1 करोड़ का वो कह सकते हैं कि फर्क है। 11,814 करोड़ का आंकड़ा 11,815 करोड़ के सामने, तो पोल एकदम परफेक्ट है। हमारा आय का आंकड़ा एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। चलिए कुछ और नंबर्स का इंतजार करेंगे, लेकिन ये दो जो नंबर दिख रहे हैं ये तो बेहतर दिख रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कल अनुमान भी यही लगाया जा रहा था कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। देखना होगा, इन्होंने ना गाइडेंस देना शुरू किया है पहली तिमाही से। गाइडेंस का नंबर कैसा आता है, पूरे साल के लिए किस तरह की गाइडेंस देते हैं, उसके ऊपर नजर रहने वाली है। और ये एकमात्र कंपनी है हेमंत जिसने अपना गाइडेंस कट नहीं किया। एग्जैक्टली। देखिए आया है रेवेन्यू गाइडेंस आ चुका है 14 से 17%, अगर मैंने 12 से 14% कांस्टेंट करेंसी पर टर्म्स में 17 FY17 के लिए रेवेन्यू रहेगा मिडिल ऑफ द रेंज में 12 से 14% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 12 से 14%। ये अभी और FY17 का एबिटा मार्जिन्स का जो गाइडेंस है वो भी इन्होंने अब दिया है 19.5 से 20.5% ये रहने वाला है। 12 से 14% ये कांस्टेंट करेंसी में। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग की सरबजीत कौर नांगरा कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। सरबजीत, पहले तो आपको नंबर्स बता दूं, हमारा 2025 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, 2062 करोड़ आया है। 11,814 करोड़ रुपी रेवेन्यू आया है और गाइडेंस दिया है इन्होंने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 12 से 14% और मार्जिन्स का गाइडेंस दिया है 19.5 से 20.5%। अच्छा, डॉलर टर्म्स में भी रेवेन्यू का गाइडेंस सामने आ चुका है और वो है 10 से 12% का। 10 से 12% डॉलर रेवेन्यू में गाइडेंस है। अब बताइए ये नंबर्स कैसे लगे आपको? देखिए, ओवरऑल जो आपने नंबर्स बोले हैं वो नतीजे अच्छे ही हैं। ऊपर से गाइडेंस भी मेंटेन किया तो एक पॉजिटिव स्टैंड भी है। HCL जो है लास्ट क्वार्टर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हमें लगता है उनका मोमेंटम जो है, जो डील्स क्रैक की अब एग्जीक्यूशन पे चल रही हैं, आई थिंक इट्स पॉजिटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव रिअफर्मेशन इटसेल्फ इज क्वाइट गुड आल्सो। आशीष, हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं जो पूरा IT सेक्टर की रिसर्च करते हैं। आशीष, देखिए 12 से 14% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में गाइडेंस है, 19.5 से 20.5% मार्जिन का गाइडेंस है और मुनाफे का आंकड़ा 2025 करोड़ के मुकाबले में 2062 करोड़ का आया। आय तो एग्जैक्टली आपने जो पोल बनाया वही आई है 11,814 करोड़। डॉलर टर्म्स में गाइडेंस एक बार बता दें हेमंत, वो क्या दिया है? डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू गाइडेंस 10 से 12% का दिया है। अब बताइए आशीष, नंबर कैसे हैं? एक्सपेक्टेड था कि इस बार HCL टेक्नोलॉजीज अपने जो पीयर्स हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा और ऐसे ही हुआ है। इन लाइन या फिर उम्मीद से स्लाइटली बेटर ये नंबर्स हैं। जैसे आपने कहा, डॉलर आय में एक्सपेक्टेड था 1.5% के आसपास का उछाल और खास तौर पे जो IBM के साथ इस कंपनी ने IP पार्टनरशिप करी थी उससे मोमेंटम आना शुरू होने वाला था, तो उसका फायदा इस कंपनी को इस क्वार्टर में मिलना था। गाइडेंस के नंबर्स इंपॉर्टेंट है और आपने कहा एक गाइडेंस घटाई है, वो है डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस। पहले थी वो 11 से 13% की, जिसे घटाकर 10 से 12% कर दिया गया है और ये स्ट्रीट में एक्सपेक्टेड था। ये एक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि बीते क्वार्टर में ध्यान रखें, डॉलर में जो मजबूती आई है, डॉलर में जो स्ट्रेंथ आई है, उसको फैक्टर इन करना था मेयरली, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस घटाई गई है। पर बाजार मेरे ख्याल से खासतौर पे कांस्टेंट करेंसी, यानी कि अगर करेंसी में कोई बदलाव ना हो, उस गाइडेंस पे फोकस करेगा और एज एक्सपेक्टेड वो जस की तस मेंटेन करी गई है, उसमें कोई दबाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद के मुताबिक ही नंबर्स कहे जाएंगे आशीष। और एक्सपेक्टेशन में आपको बता दूं, सारी ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि ये कंपनी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। पर एक बात ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग स्टॉक प्राइस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये स्टॉक ने वैसे भी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था बाकी IT कंपनीज के मुकाबले ये Q3 में बेहतर नंबर्स डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। इस बीच बीते 3 महीनों में मेरे ख्याल से बाकी तमाम IT कंपनीज ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। HCL टेक के स्टॉक में 2 से 3% का उछाल देखने को मिला था, तो ये आउट परफॉर्मेंस वैसे स्टॉक में पहले से ही देखने को मिल रही थी। तो ये है इस वक्त HCL का। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि स्टॉक पर किस तरह का रिएक्शन आता है। HCL टेक के नंबर्स विकास आप कैसे पढ़ रहे हैं और स्टॉक पर क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल अनिल जी, जो नंबर्स हैं ऑन द फेस ऑफ इट काफी अच्छे नंबर्स हैं और ऐसा माना भी जा रहा था। अगर आप स्टॉक का मूवमेंट भी देखें तो पिछले 2-3 दिनों में भी इसने बाजार को, जब IT स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव था, इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि आज भी ये नीजर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हालांकि चूंकि ऑलरेडी बिल्ट इन है कि अच्छे नंबर्स आने थे, फिर इन्होंने जो एक्विजिशन वगैरह भी करे हैं, जियोमेट्रिक का, फिर एक बटलर का, तो वो सब का भी एक परफॉर्मेंस आना था या आना रहेगा आगे। तो मुझे लगता है कि
बिल्कुल एक पॉजिटिव खुलना चाहिए स्टॉक, बट बहुत ज्यादा एक कोई अपसाइड नजर नहीं आती बिकॉज द स्टॉक हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। तो एक लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, बाकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खुलने के बाद मुझे नहीं लगता रहेगी। ओके, चलिए, तो खुलने के बाद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, लेकिन कहां पर है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वो तो हम आपको बताने वाले हैं। कल नंबर्स आए थे एचयूएल के और एशियन पेंट के, इस पर बात होगी। और ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं, अब ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। और एचसीएल टेक को भी प्री ओपनिंग सेशन में हम फिर से रिविजिट करने वाले हैं, तो घबराइए मत। लेकिन नंबर्स में कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही। आशीष कह रहे हैं ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर नंबर्स है, तो देखेंगे ये किस तरह से खुलता है और उसके बाद आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए। चार्ट पर वागले साहब की राय भी आपके सामने पेश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कुछ देर पहले हमने आपको बताया एचसीएल टेक के नतीजे ठीक ठाक आए, घबराने की जरूरत नहीं है। इस नंबर से अनुमान के मुताबिक आए, लेकिन कल मार्केट बंद होने के बाद एचयूएल एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे आए और कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए और उस पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स हैं, चलिए सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का। नोटबंदी का जितना असर डरावना लग रहा था उतना आया नहीं है, और बिल्कुल उसी तरह से एचयूएल टेक और एचयूएल और एशियन पेंट्स के नतीजों पर भी देखने को मिला असर। राय थोड़ी सी बटी हुई है, जो बाय साइड में है वो काफी अग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो नीचे के डाउन साइड देख रहे हैं। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स एचयूएल की बात करते हैं, न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 658 का इनका लक्ष्य है। मौजूदा भाव से 24% की गिरावट ये शेयर आपको दिखा सकता है। अंडरवेट मॉर्गन स्टैनली भी है, 750 का इनका लक्ष्य है। और अग्रेसिव टारगेट्स में सीएलएसए जो कि कह रहा है कि आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि लंबी अवधि के लिए बेहतरीन स्टॉक इनको लग रहा है। एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, ब्रॉड बेस पोर्टफोलियो है, निवेश करके चलिए। 980 का इनका लक्ष्य है, 14% का अपसाइड ये देख रहे हैं। और इससे अग्रेसिव टारगेट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का है, जो भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 1000 रुपए तक का लक्ष्य इनका है, 16% का अपसाइड ये शेयर आपको दिखा सकता है। एशियन पेंट्स बिल्कुल इसी तरह से सीएलएसए मेंटेन कर रहा है, सेल यानी बिकवाली करने की सलाह। 815 का इनका लक्ष्य है, 16% का डाउनसाइड है। Q3 परफॉर्मेंस जरूर इंपैक्ट हुई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद। जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 5% का डाउनसाइड इनका है, 920 का। लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस एशियन पेंट्स पर लंबी अवधि के लिए बुलिश है। यूबीएस मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल, यानी निवेश करके चलिए। 1200 रुपए का इनका लक्ष्य है। इससे ज्यादा अग्रेसिव 1260 का बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का है। और सबसे अग्रेसिव टारगेट मॉर्गन स्टैनली का है, जो कि ओवरवेट है, 1280 का लक्ष्य देख रहे हैं। 33% अपसाइड आपको एशियन पेंट्स 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। भारतीय इंफ्राटेल के अच्छे खासे नंबर आए थे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच निवेश करने की सलाह दे रहा है, 404, 16% का अपसाइड का ये लक्ष्य दे रहे हैं। और इससे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट सीएलएसए का है, जो कि आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, 450 का इनका लक्ष्य है। 30% का अपसाइड आपको 12 महीने के दौरान भारतीय इंफ्राटेल दिखा सकता है। ओके, तो ये तीन बड़े दिग्गज जिनके नतीजे आए, और अब देखते हैं इन नतीजों के दम पर क्या कुछ एक्शन आज होने वाला है। और ये तमाम एक्शन बताने के लिए हमारे साथ वायदा कारोबार के एक्सपर्ट सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर। सुमित, आपका भी स्वागत है। पहले सीधी शुरुआत आपसे लीवर के नतीजों के बाद उसी पर करता हूं कि लीवर जो नंबर्स आए उसके बाद क्या कुछ एक्शन हो सकता है, पोजीशन किस तरह की बनी है। नंबर्स के बाद कोई खास डाउनग्रेड आए नहीं, इनफैक्ट ब्रोकरेज का भरोसा अभी भी बरकरार है। गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल अनिल जी, यस एब्सोल्युटली। एचयूएल के अंदर देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों से हमको मूव भी तेजी का ही देखने को मिल रहा है, और अभी इमीडिएटली 200 डीएमए क्रॉस करने के रडार पर है। तो जैसे ये 200 डीएमए क्रॉस करेगा तो एचयूएल के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और यस, चार्टिकल स्ट्रक्चर देखते हुए भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई वीकनेस दिख रही है स्टॉक के अंदर। अगर कोई वॉलेटिलिटी के चलते कोई थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलता है तो आई थिंक एचयूएल के लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे ये स्टॉक ऊपर में 870, 875 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो फिर ये यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, जिसके अंदर हमको 950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। 200 डीएमए के ऊपर निकलते ही इसके अंदर फ्रेश अपमूव स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट लेवल से अगर कोई भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है 850 के लेवल्स तक, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में इमीडिएटली 870, 75 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद 950 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एचयूएल के अंदर। ओके, 870, 75 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 950 तक जा सकता है। अच्छा, मॉर्गन स्टैनले कहता है 750 का टारगेट है और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कहता है 1000 का टारगेट है। तो राय दोनों तरफ की। एक और बताऊं, गोल्डमैन सैक्स बोलता है 658। ये कब आएगा? इंतजार करना है। इन लोगों ने लिया ही नहीं। ना आएगा कैसे? 600 रुपए में तो मैनेजमेंट ने लिया।
लीवर में ओपन ऑफर दे के भर के, और उस समय लोग सोचते थे कि लीवर का मैनेजमेंट पागल है, इतनी प्रीमियम दे देके खरीद रहा है, ऊपर आराम से चाहिए जितना मिलता है। 8 साल से लीवर चला नहीं, 7 साल से चला नहीं, ऐसे आंकड़े आते थे। अब देखिए जो 6 साल से नहीं चला वो 2 साल में कैसी कर, जो जिसकी मिसिंग फीलिंग आती है ना, वो इस तरह की फिर टारगेट्स देता है। बहरहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एशियन पेंट्स विकास, इसमें भी चिंता की बात नजर आ रही है या नहीं? बिल्कुल हेमंत, नतीजे ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। थोड़ा बहुत डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखा जाना था, तो उस हिसाब से थोड़े कमजोर होंगे, बट ये वन ऑफ है, बहुत अच्छी कंपनी है, और जिस तरह से मुझे लगता है ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और हाउसिंग पे सरकार का फोकस है, द स्टॉक वुड कंटिन्यू टू डू वेल। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिहाज से ये जो गिरावट अगर आती है या स्टॉक सबड्यूड रहता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैनेजर्स इंतजार करते हैं काश नंबर्स थोड़े कमजोर आए, जिनको और खरीदना था उनको मौका मिले लेने का। इसमें भी मजे की बात ये, मॉर्गन कहता है 1280 और सीएलएसए कहता है 815। तो टारगेट की जो रेंज है हम देखिए 400 रुपए की रेंज में अलग अलग टारगेट्स, और अच्छा दोनों ही दिग्गज है। ऐसा नहीं कि मॉर्गन स्टैनली कोई कमजोर ब्रोकरेज है, मॉर्गन स्टैनली भी उतना ही मजबूत है। ठीक है, सीएलएसए को हम एक नॉच ऊपर रख सकते हैं कि भाई थोड़ा बेहतर है। उसकी रिपोर्ट पर फॉलोइंग आ जाती है, उसकी रिपोर्ट जब आती है तो थोड़ी बहुत खरीदारी आ जाती है, पीछे वाली आ जाती है। लेकिन एशियन पेंट्स में भी राय काफी हद तक मिली जुली नजर आ रही है, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन भारतीय इंफ्राटेल, इसको क्या हो गया, इसने इतने खराब नतीजे कैसे दिए, ये समझ में नहीं आया। और नंबर मतलब हर पैरामीटर पर बहुत ही खराब है, और इसको देखकर आज भारतीय एयरटेल के नतीजे हैं वो भी डराने वाला मामला हो गया। आज मार्केट बंद होने के बाद आएंगे भारतीय एयरटेल। हाँ, इंफ्राटेल चार्ट्स पर कैसा है, शॉर्ट कितना गिरेगा? 335 330 का मेरा 1-2 दिन का टारगेट है। आई थिंक क्लोज इज 345, तो 5% की डाउन साइड में देख रहा हूँ 1 या 2 दिन में। कल मेरा ये वन ऑफ द कैंडिडेट्स था बेचने वाला, लेकिन 330 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, तो वहां पर सपोर्ट है। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन के भी लगे हाथ देख लीजिए चार्ट्स, क्योंकि नंबर्स तो इसके भी खराब आए हैं। तो ये बताइए टाटा कम्युनिकेशन भी कितना गिर सकता है, चार्ट्स देखकर यहाँ क्या लग रहा है? हेमंत, टाटा कम्युनिकेशन ऑलरेडी मूव आ चुकी है। ये भारतीय इंफ्रा ऑलरेडी नीचे था, वहां से एक फ्रेश मूव डाउन, तो टाटा कम्युनिकेशन भी शायद 645 तक जा सकता है। तो आप कह रहे हैं दोनों में बेटर शॉर्ट अगर करना है तो भारतीय इंफ्राटेल ज्यादा वीक भारतीय है। टाटा कम्युनिकेशन बेसिक पैटर्न पॉजिटिव है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन हाँ भागा है स्टॉक, एक्चुअली ये बात सही है। नंबर तो खराब है लेकिन स्टॉक पहले मुंह दे चुका है। तो एक स्टॉक जो शायद सबसे बेहतरीन और मजबूत दिख रहा है नतीजों के लिहाज से, वो है चेन्नई पेट्रो। जबरदस्त तगड़े नंबर से हैं, मतलब गजे भी आए हैं नंबर से, ऐसे नंबर में 197% तक मुनाफा। हाँ, और जो एक्चुअली हेमंत मालूम है क्या है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पे सबकी नजर है, HPBP IOC, ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर ही नहीं है लोगों। वागले साहब से ही पूछना था। देखिए हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि ये कंपनी अच्छी है। वो याद है एक दिन सुबह सुबह वॉल्यूम एक्शन हमने पकड़ा था, 220 रुपए क्या चलता था उस समय भाव, मुझे अगर सही याद है तो, और जो स्टॉक ने दौड़ लगाई तेज, और अब नंबर दिख रहे। देखिए 2 साल पहले राधा किशन दमानी जी ने लिया था, तब लोग सोचते थे कि यार ये शेयर क्यों लिया है, तो हिलता ही नहीं है। हिलता क्या है, अब तो ये तो भागता है, रॉकेट की स्पीड से दौड़ा। इतने तगड़े नंबर्स, मतलब आप देखिए ये महीने भर का चार्ट देखिए सामने, वाह वाह, 2700 रुपए बढ़ गया जी, 225 रुपए में हमने आइडेंटिफाई किया। आप जुलाई की बात करें, जुलाई 2016 में ये 220 से वो हफ्ते में कुछ 50-60 रुपए की मुंह आई। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब गजब मजबूत। एक बार नंबर बता दूं फिर आप तब तक चार्ट के ऊपर के लेवल निकाल करके। ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट 255 करोड़ से बढ़कर 538 करोड़, मार्जिन 2.5% से दुगने होकर 5% के ऊपर, और वो भी अदर इनकम गिरने के बावजूद ये सिचुएशन है। प्रॉफिट 98 करोड़ से 291 करोड़, अब कितना भागेगा? अनिल जी, पहले तो मैं इसमें डिस्क्लोजर दे दूं कि ये मेरे पर्सनल और फैमिली पोर्टफोलियो में है। और वो जुलाई 2016 में जब वो अपनी बात हुई थी तभी मैंने लिया है 250। काम करें, आपके रोज आपके पोर्टफोलियो की एनएवी है ना। हाँ, एक ट्रैकर बना देते हैं, एनएवी ट्रैकर, वागले साहब एनएवी ट्रैकर। और उसका रीजन भी डालना पड़ेगा, ये अनिल जी का रिकमेंडेशन। क्या बात है। ऑन अ सीरियस नोट, ये स्टॉक में ना आप छोटे मुंह पकड़ने को मत जाइए, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। आज 2-3 दिन में वो मजा नहीं आएगा। आप 1 साल का व्यू लीजिए, 50-60% तो आपको 1 साल के लिए इस भाव में भी लिया जाए, मैं अभी भी लेने को तैयार हूँ। क्या बात है। 550 का मेरा टारगेट, मैंने 450 का टारगेट दिया है, जो मैं अभी 550 को रिवाइज करता हूँ। 1 साल के 15-18 महीना लग सकते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। नजर रखिए इस शेयर पर और इसके जोड़ीदार पर भी, जब ये अच्छा प्रदर्शन दिखाता है तो MRPL भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। तो भाई है ना, वो ट्रेडिंग प्रिंस कहते हैं। लेकिन और कहाँ पर नजर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे नंबर अच्छे आए हैं। कर्नाटका बैंक का नंबर कमजोर आया है, मॉयल का OFS में
अब आपको क्या करना चाहिए, सब पर बात होगी। सुमित बगड़िया जी ने भी बहुत शानदार ट्रेडिंग आइडियाज आज भी आइडेंटिफाई किए हैं, उस पे भी आपको राय देंगे। कुणाल सरावगी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक्शन तो बढ़ने वाला है। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और अब कुणाल सरावगी भी शामिल हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। मैं सोच रहा हूँ पिक्स ले ली जाए इस वक्त। पहले सुमित से पूछे। बिल्कुल सुमित जी बताइए, FNO स्टॉक्स कौन से हैं? अनिल जी, हिंडाल्को के अंदर कल बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि हिंडाल्को यहां से और भी तेजी दिखा सकता है, तो इमीडिएटली अगर बाइंग का व्यू लेना है तो हिंडाल्को के अंदर बाय का व्यू लेके चलना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस भी बैठ रहा है 174 के लेवल्स का, और ऊपर में इमीडिएट पहला टारगेट बनेगा 190 का, और 190 के लेवल क्रॉस होता है तो हमको ये रैली एक्सटेंड होगी और 198 तक के लेवल्स के लिए दिखाई देती है। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए आई थिंक हिंडाल्को के अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। दूसरी तरफ HCL टेक ने कल अच्छा मूव दिया और ऐसा लगता है कि HCL टेक यहां से एक तेजी दिखाएगा जिसके अंदर 900 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आई थिंक HCL टेक के अंदर बाय करके काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 835 का, और ऊपर में टारगेट इमीडिएट 890 से 900 के लेवल्स के होने चाहिए। एक सेल कॉम भी है इंफ्राटेल। भारतीय इंफ्राटेल के अंदर ऐसा लगता है कि यहां से 336 और 330 तक के लेवल्स हमको 2-3 दिनों में ही देखने को मिल सकते हैं। तो इंफ्राटेल के अंदर सेल की स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए। 352 का स्टॉप लॉस और नीचे में टारगेट 336 और 330 के लेवल्स। HDFC का कॉल ऑप्शन भी बता दीजिए लगे हाथ। सुमित, कौन सा खरीदना चाहिए, किस भाव पर चल रहा है वो? यस एब्सोल्युटली हेमंत। HDFC के अंदर देखिए अभी 1260 का कॉल खरीदना चाहिए। कल हमको HDFC के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला और ऐसा लगता है कि शायद कल एक्सपायरी के दिन तक हमको ये यहाँ से 20 से 30 रुपए की तेजी और दिखा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो कल की क्लोजिंग है 8 रुपए की क्लोजिंग है 1260 के कॉल की, वो प्रेजेंट लेवल के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और अगर ये 20 से 30 रुपए का मूव दे देता है तो ये 14 से 18 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। यानी सिर्फ 2 दिन के लिए ये स्ट्रेटेजी है। 8 रुपए में बाय करें, 3 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 14 से 18 रुपए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आप रखें रडार पर। कुणाल बताइए आपकी अपनी पिक्स। 3 शेयर अनिल जी। सबसे पहले मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। देखिए हमने कल बहुत अच्छी तेजी देखी, पहले भी तेजी आई है, तो चार्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। और एक रेजिस्टेंस जो कि 2080 के आसपास इस काउंटर में थी, उसको इसने पार किया है, तो मुझे लगता है कि 2300 तक जाना इसका लगभग तय है, उसके परे भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 2140 पर रखकर यहां पर खरीद के आए हैं। हिंद पेट्रो मुझे लगता है कि उससे बेहतर चार्ट नहीं है पूरे मार्केट में। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट उसमें देखा गया है, और मुझे लगता है 525, 530 और उसके ऊपर भी जाने की संभावना। यहां पर 503 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और DLF मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन पूरा कर चुका है और यहां पर भी ब्रेकआउट आएगा। कल बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमने देखा। मुझे लगता है 135, 136 के लिए एक ट्रेडिंग बेट ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 126, 127 पर। चलिए, तो ये है 3 बेहतरीन आइडियाज कुणाल सरावगी जी के, लेकिन एक आइडिया अभी बचा है। संदीप वागले जी ने 3 बाय साइड के आइडिया तो दिए, हिंडाल्को, BEML, ग्रासिम, लेकिन एक सेल साइड का आइडिया बाकी है। बताइए, देना चाहते हैं कि नहीं, ये भी बताइए। HDFC को देख के चॉइस दे तो मैं देना नहीं चाहूंगा। तो नहीं तो फिर मत दीजिए ना। नहीं, बट एक बैलेंस होना अच्छा है। LNT में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देता है, और ये ट्रेडिंग सेल 1-2 दिन का है, तो ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो से निकलने वाला इतना खराब नहीं है। 1410 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 1350, जो 1 से 2 दिन में आना चाहिए। ठीक बात है। तो चलिए, बेचना चाहें तो ऐसा नहीं कि आपको मौका एक ही तरफ, हमारे एक्सपर्ट सब तरफ, बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपकी कमाई होती रहनी चाहिए। तो सेल करना हो तो LNT आपके लिए परफेक्ट शॉर्ट आइडिया है। लेकिन कुछ और बेहतरीन मिड कैप आइडियाज हैं। FNO के स्टॉक्स तो सारे बता दिए संदीप जी ने, लेकिन कैश मार्केट के उनके पास 1, 2, 3, 4, 5 बेहतरीन स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के, वो मैं बताने वाला हूं आपको। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। वागले साहब, विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया जी और साथ ही कुणाल सरावगी जी हमारे साथ हैं। विकास जी बताइए आपके 5 दमदार मिड कैप वाले कैश मार्केट वाले पिक्स। बिल्कुल अनिल जी, जो पहला टॉप आइडिया रहेगा कैश मार्केट सेगमेंट से वो रहेगा क्वेस्ट कॉर्प। ये स्टाफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कल इसके नतीजे आए, बेहद ही शानदार नतीजे थे। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए, तो इट वुड बी अ बाय। दूसरा स्टॉक रहेगा NBCC। ये स्टॉक हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्ले है, और ये जो 2 सेक्टर है, ये मेरा मानना है कि बजट और कोई सेक्टर के लिए कुछ करे नहीं करे, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, तो उसको प्ले करने के लिए NBCC वुड बी द बेस्ट बेट।
तीसरा स्टॉक रहेगा मेगमनी ऑर्गेनिक्स। ये एक छोटी साइज की केमिकल कंपनी है। जिस तरह के केमिकल कंपनियों के जो भी अभी तक नतीजे आए हैं उनको देखते हुए और जिस तरह का एक उनमें एक्सपेक्टेशंस है, मुझे लगता है इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे शानदार रहेंगे, तो इस स्टॉक में भी खरीदारी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक रहेगा ट्राइडेंट। ये एक टेक्सटाइल और पेपर कंपनी है। हालांकि इस तिमाही के नतीजे थोड़े कमजोर थे, उसके बाद हमने थोड़ी गिरावट देखी है, बट मुझे लगता है यहां से अपसाइड आनी चाहिए। टेक्सटाइल भी एक सेक्टर फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज सरकार का फोकस बिल्कुल एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे रहेगा और ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर होने की वजह से बिल्कुल इस सेक्टर पे भी दाव लगाना चाहिए। और पांचवा स्टॉक रहेगा जो PSU मेटल कंपनी है, नाल्को। जिस तरह से मेटल के दामों में बढ़त देखी गई है और मेटल सेक्टर ही पूरा फोकस में है, मुझे कैश मार्केट सेगमेंट में नाल्को अच्छा लगता है। राइट, चलिए तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। देखिए बजट के ऊपर फोकस है, खासतौर पर विकास जी का रेल, डिफेंस, टेक्सटाइल। एक और सेक्टर है जिसको बजट से उम्मीदें बढ़ गई हैं, जी हाँ, ज्वेलरी सेक्टर। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ज्वेलरी सेक्टर को बड़ी राहत दे सकती है इस बार बजट में। इंपोर्ट ड्यूटी में कितनी कटौती हो सकती है और क्या क्या निकल कर आ सकता है, चलिए इस सब पर बात करते हैं। CNBC आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं, 5 दिन बाद क्या तोहफा देने वाली है सरकार इस सेक्टर को? जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में गोल्ड पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। इस गोल्ड पॉलिसी में सबसे बड़ा फैसला तो यह हो सकता है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार कम कर दे, जो फिलहाल 10% है। इंडस्ट्री की डिमांड है कि 10% से घटा करके इंपोर्ट ड्यूटी 2% कर दी जाए। उद्योग मंत्रालय ने भी इंडस्ट्री की डिमांड का समर्थन किया है और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाए। इस गोल्ड पॉलिसी का दूसरा बड़ा हिस्सा होगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम इसमें शामिल होंगे। एक कदम तो यह होगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सरकार खुद मुहैया कराएगी अपने खर्चे पर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में जो कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लगाएंगी या फिर अपनी यूनिट लगाएगी उनको सरकार वित्तीय रियायतें देगी और स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर जो भी टैक्स उन पर लागू होगा उस टैक्स से भी एक समय तक उससे छूट दी जाएगी वहां पर जो कंपनियां प्रोजेक्ट लगाएंगी वो। इन सब के पीछे 2 मकसद है। पहला मकसद तो यह है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है, तो रोजगार देने वाले सेक्टर को सरकार को बढ़ावा देना एक मकसद है। और दूसरी बात कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर माना जा रहा है जो नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान में रहा है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना भी सरकार का एक मकसद होगा और इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि सरकार इस सेक्टर को बजट में कई सारी रियायतें दे सकती है। चलिए, तो पिछले बजट तो अच्छा नहीं था, ये बजट बहुत सारे तोहफे लेकर आ सकता है इस सेक्टर के लिए। अच्छा नहीं, जो डिमोनेटाइजेशन था ना, हम कह रहे हैं कि इनको खूब फायदा हुआ है, नंबर्स भी अच्छे आने वाले हैं। ये बताइए वागले साहब, आपको इस पैक में क्या सबसे अच्छा लगता है? गीतांजलि, TB, PC, टाइटन जैसा दिग्गज क्या पसंद है आपको? हेमंत, पैटर्न के तौर पे मैं TBZ के साथ जाना चाहूंगा। जिस तरह से कल प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है और एक अहम 64-65 का रेजिस्टेंस है, उससे निकल के आई थिंक एक फ्रेश मूव चालू होने के चांसेस है। तो मैं 64 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को बाय करना है, आई थिंक 67-68 के बीच में है, तो 64-64-50 का स्टॉप लॉस, एक ₹3 का रिस्क ले और अपसाइड में मुझे 10-12 रुपए लगते हैं। 78 का टारगेट होगा, 1 से 2 हफ्ते का व्यू है। ओके, तो TBZ सबसे ज्यादा पसंद है यहाँ पर वागले साहब को। वक्त एक छोटे से ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। रुपए में एक्शन दिखेगा, कल 2 पैसे की कमजोरी दिखी, 68.20 पर जाकर करेंसी मार्केट में हमने क्लोजिंग देखी। आज कमजोरी है डॉलर इंडेक्स में, तो थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। क्या 68 के लेवल के ऊपर निकल पाएंगे? जैसे 20 पैसे दूर है उससे। SGX निफ्टी 16 अंक का ऊपर नजर आ रहा है, मजबूत आज 100 के राउंड फिगर पर इस वक्त डॉलर इंडेक्स है। तो आपको बताएंगे प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 के बाद बाजार में भरपूर ट्रेडिंग और कमाई के मौके हमारे चारों एक्सपर्ट के साथ। लेकिन आज का खास आकर्षण जैकपॉट शेयर बड़े दिनों के बाद आज फिर से होगा 9:05 पर। जुड़िएगा हमारे साथ ब्रेक के बाद भी।